बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और देखिए बजट की सबसे पहले बात कर लेते हैं, चूंकि सभी की निगाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई थी कि आखिरकार कितनी राहत उन्हें मिली है। आज अंतरिम बजट पेश किया वित्त मंत्री ने। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का यह 6वां बजट है। उन्होंने 58 मिनट का भाषण दिया, यानी कि बहुत छोटा भाषण उनका कहा जा सकता है। यह अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में अब आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया है। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या फिर महंगा नहीं हुआ है। वहीं अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाने का काम पूरा किया जाएगा। देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नीली साड़ी में आई, बेहद काम एंड कंपोज लग रही थी। दरही सौ पर में फिनिशिंग लाइन पर वो पहुंच चुकी हैं। चूंकि अंतरिम बजट है, 6वीं बार उन्होंने बजट पेश किया। छोटा भाषण, छोटी स्पीच कही जा सकती है। 58 मिनट में उन्होंने बजट का भाषण उन्होंने दिया है। और देखिए, अगर उस भाषण को एनालाइज किया जाए तो फ्लैट इसे बजट बताया जा रहा है। चुनावी घोषणा की जो उम्मीद यहां पर की जा रही थी, लोक लुभावन घोषणा जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको जरूर निराशा मिली है। साथ ही मिडिल क्लास के लिए कुछ खास यहां पर है नहीं। टैक्स पेयर्स के लिए भी यहां पर मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई भी छेड़खानी नहीं हुई, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यानी कि जो फिलहाल 7 लाख की सैलरी वाला इनकम का इंसान है, उसके लिए वहां तक जो टैक्स नहीं लगेगा। इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि हाँ, ये जरूर हुआ है कि 3 साल में 2 करोड़ और यहाँ पर मकान बनाने की बात कही है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो ट्रेडमार्क योजना है मोदी सरकार की, उसमें जो बजट का अलॉटमेंट है उसे जरूर बढ़ाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार मोदी सरकार जोर देती आई है, उस पर फोकस खास तौर पर रहा है। 3 रेलवे कॉरिडोर्स बनाने की बात कही गई है। तो ऐसे में राजस्थान के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। कनेक्टिविटी बढ़ेगी। 40,000 जो बोगी हैं उन्हें वंदे भारत के साथ जोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ जो धार्मिक पर्यटन है उस पर भी जोर रहा। अपने दर्शकों को बता दें कि राज्य को ब्याज मुक्त ऋण, यानी कि ब्याज मुक्त जो है वो लोन मिल सकेगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये राजस्थान के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। तो निर्मला सीतारमण ने क्या बड़ी बातें कही हैं भाषण में, आपको सुनवाते हैं। And rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. Rooftop solarization and muft bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. और देखिए, अंतिम बजट पेश हो चुका है और अब लगातार सियासी प्रतिक्रियाओं का भी दौर शुरू हो चुका है। मोदी सरकार के बजट पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा है कि गरीब के जीवन में परिवर्तन होगा। इस आधार पर यह बजट तैयार किया गया। महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। जय अनुसंधान, नया नारा नई दिशा तय करेगा। तो महिलाओं को आगे लाने का काम किया गया है, अन्नदाता का ख्याल रखा गया है, गरीबों का खास ख्याल रखा गया है, ये कह रहे हैं राजेंद्र राठौर। उनका भी देखिए यही कहना है कि जो नया कॉरिडोर बनने जा रहा है उससे राजस्थान को फायदा मिलेगा और यहीं से रोजगार सृजन भी होगा। 55 लाख यहाँ पर रोजगार की बात कही गई है। रोड मैप हालांकि नहीं दिया गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर दिया गया है उसी से रोजगार निकलेंगे। और इन सब के बीच में अपने दर्शकों को बता दें कि चूंकि जो टूरिज्म है वो राजस्थान के इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है, लिहाजा पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये बजट है। अगर आप पूरी स्पीच को सुनते हैं तो राज्यों के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए
फ्री लोन की बात यहां पर कही गई है, यानी कि ऋण मुक्त लोन राज्यों को मिल पाएगा। ये बजट हिंदुस्तान में आधारभूत संरचनाओं को पंख लगाएगा और 2047 तक ये देश दुनिया का सिरमौर बने। पांचवी अर्थव्यवस्था से हम आगामी कुछ ही वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएं। नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, उद्यमियों को और सामान्य वर्ग को समर्पित ये बजट प्रस्तुत हुआ है। देश के अंदर 1 करोड़ से अधिक घरों में जो गरीब के घर, उनमें 300 यूनिट बिजली उनको मुफ्त मिले। ये गरीबी उन्मूलन का एक नया क्षेत्र में प्रवेश है। मोदी जी के इस 10 वर्ष के कार्यकाल में अब तक 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे ऊपर निकल चुके हैं। एक नया नारा हिंदुस्तान बदलते हिंदुस्तान के अंदर अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान, यानी अनुसंधान के क्षेत्र में नभ से लेकर थल और थल से लेकर भूगर्भ तक सब जगह पर अंतरिक्ष तक हमारा अनुसंधान हमारे वैज्ञानिकों ने इस वर्ष किया है। और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री गति के अंदर जो कॉरिडोर बन रहे हैं उसका लाभ राजस्थान को होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन उद्योग को बिना ब्याज के ऋण देने की जो योजना है, राजस्थान में प्रचुर संभावनाएं हैं पर्यटन की, उससे राजस्थान को फायदा मिलेगा। और विशेष तौर पर एयर कनेक्टिविटी में टियर 2 और टियर 3 इन शहरों को जोड़ने का जो लक्ष्य रखा है, उससे राजस्थान के लगभग 24 से ज्यादा शहर इससे जुड़ने की संभावना रहेगी। तो देखिए, सरकार की तरफ से जो तमाम लोग हैं वो तो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं बजट की, लेकिन विपक्ष इस बजट पर क्या सोचता है ये आपको सुनवा देते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह टोडा जरा क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। ही नहीं राजस्थान को तो क्या बताएं, आप बताओ। ये अंतरिम बजट था, अंतरिम बजट में राजस्थान को कोई सौगात नहीं, किसी वर्ग को कोई सौगात नहीं। ये तो 2 बार 25-25 MP जीत के चले गए, हर कुछ ला नहीं पाए। और जो हमारी ERCP थी जिसमें 3510 MCM पानी मिलना था, उसको भी ये KPC में संशोधित करा के KPC के तहत 2400 MCM पानी ला रहे हैं। तो जो चीज पहले इन्होंने तय की थी वही ये नहीं ला पा रहे हैं, तो नई चीज क्या लाएंगे। पेट्रोल डीजल पे भी समीक्षा करने की बात की। कोई पैसा नहीं घटाएंगे। महंगाई कम करना इनका उद्देश्य नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार देना इनका उद्देश्य नहीं है, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा कैसे ठीक हो ये इनका उद्देश्य नहीं है। इनको तो धर्म के नाम पे लड़ाना है और ED, इनकम टैक्स, CBI का दुरुपयोग करना है, लोगों को डराना है, धमकाना है और परेशान करना और सत्ता पे बरकरार। तो केंद्र सरकार का आज अंतरिम बजट पेश हो चुका है। चुनाव के पहले पेश हुए इस बजट में विकसित भारत की संकल्पना से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। वहीं बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। 2047 के भारत की नींव रखने वाले इस बजट पर आमजन क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश की न्यूज 18 की जोधपुर टीम ने। 2024 से पहले केंद्र सरकार का अंतरिम बजट, इस बजट में काफी कुछ उम्मीदें थी और क्या कुछ उम्मीदें खरी हुई है ये जानने के लिए हम हैं जोधपुर में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के साथ में, और क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर के ये जानने का प्रयास करते हैं। बजट जो आया है चुनाव से पहले का है, क्या कहेंगे। ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास दिखाता है कि किस तरीके से पूर्ण विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। लेकिन ये चुनावी बजट नहीं है, ये 2047 का विजन दिखा रहा है और इसमें बजट में हर वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है और जब भारत का जो विकास विकसित देशों की उसको राष्ट्र की श्रेणी में लाना है, इसके लेके रखा गया है पूरा। 2047 विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाएगा और ये बजट उसमें मददगार साबित होगा, ऐसी बात आई है। मारवाड़ी में कहावत है कि माँ तो है ही को ने मासी ने हिला मारे है।
आप 2024 की बात करें, 2047 की नहीं, ये एक्सपेक्टेशंस हमारी थी। पिछले 5 सालों से काफ़ी गहरी एक्सपेक्टेशंस हमारे शहर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है जिनसे थी। आप थोड़ा सी गौर करिए कि पेरिनियल रिवर्स जो जितनी भी देश में है, और हमारा पश्चिमी राजस्थान और खास करके जोधपुर सीजनल रिवर्स से भरा पड़ा है, सूखड़ी, जोजरी, लूनी, सारी नदियां है। क्या जल शक्ति मंत्री एक पेरिनियल रिवर को इनसे बजट के संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? मैं वही कह रहा हूं कि इस बजट में हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि पेरिनियल रिवर्स को सीजनल रिवर्स से जोड़कर वो पश्चिमी राजस्थान को लहला सकते थे, परंतु ऐसे कोई भी प्रयास इस बजट में नहीं दिखे। देखिए, अलग अलग मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई है। विकास के लेकर के बात की गई है, चुनावी घोषणाओं से जोड़कर लोग इसे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आगामी चुनाव जो लोकसभा के होने वाले हैं उसको देखते हुए 3 महीने में कुछ नया करने की कोशिश जरूर की गई है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। दुग्ध डेयरी निरीक्षण यहां पर हुआ है। सहकारिता डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने निरीक्षण किया है। प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा का भरतपुर दौरा था। भरतपुर में सहकारी दुग्ध डेयरी का निरीक्षण किया गया। कुछ दिन पहले अनियमितताओं की जानकारी मिल रही थी, इस तरह की शिकायतें मिल रही थी। प्रबंध निदेशक के साथ टेक्निकल टीम भी इस दौरान मौजूद रही। तो देखिए, औचक निरीक्षण हुआ है, लगातार शिकायतें मिल रही थी अनियमितताओं की, और इसके बाद दुग्ध डेयरी का निरीक्षण किया गया। सहकारिता डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने निरीक्षण किया है। भरतपुर का उनका ये दौरा, कुछ दिन पहले अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर ये दौरा हुआ। इस दौरान टेक्निकल टीम भी प्रबंध निदेशक के साथ मौजूद रही। और जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री का आबू रोड प्रस्तावित दौरा। सिरोही बीजेपी जिला अध्यक्ष ने सीएम से मुलाकात की। सुरेश कोटरी हैं सिरोही बीजेपी जिला के अध्यक्ष। सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर मुलाकात की। 10 फरवरी को आबू रोड के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे। सुबह 10:30 पर यानी कि 10:30 बजे विशेष विमान से आबू रोड पहुंचेंगे। भारतीय मजदूर संघ के 25वें अधिवेशन में भाग लेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और इसी प्रस्तावित दौरे को लेकर सिरोही बीजेपी के जिलाध्यक्ष सुरेश कोठारी ने मुलाकात की है। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के दौरे को भी लगकर जानकारी मिल रही है। दूदू के मौजमाबाद से बड़ी खबर है। ब्लॉक स्तरीय साइकिल वितरण समारोह में उन्होंने शिरकत की और 969 छात्राओं को साइकिल बांटी गई। राज्य सरकार की तरफ से कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिला कलेक्टर समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो हैं वो मौजूद इस कार्यक्रम में रहे हैं, जहां पर साइकिल बांटी गई छात्राओं को। चलिए अब जाटों के महापड़ाव की बात कर लेते हैं। केंद्र की नौकरियों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने की मांग करते हुए भरतपुर धौलपुर के जाट पिछले 16 दिनों से महापड़ाव डाले हुए हैं। जयचोली गांव में जाट समाज के लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। जाट समाज के लोग अब रोजाना एक नया पड़ाव भी डाल रहे हैं। इनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंदोलन उग्र होगा। बीलोट मार्ग पर और शुरू किया गया है। रोजाना एक पड़ाव नया डालने का काम आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। धीरे धीरे इसी तरह से हम पड़ाव डालेंगे। केंद्र में सरकार की वार्ता का इंतजार है। कमेटी के नाम दे दिए गए हैं। वार्ता सकारात्मक होती है, सरकार गंभीरता से समाज के युवाओं की मांग को रखती है तो सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर सरकार ने पक्ष नकारात्मक रखा तो निश्चित तौर पर ये पड़ाव दूसरे रूप में सड़क और पटरियों पर होंगे, जिसके लिए सीधे सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। जाट समाज अपने धैर्य का परिचय दे रहा है। समझदारी और सूझबूझ के साथ गांधीवादी रीति नीति से जाट समाज आंदोलनरत है। घर घर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार समय रहते चेते। अगर सरकार ने समय रहते चेत नहीं किया तो आंदोलन तो बड़ा होगा ही, इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी वोट की चोट भरतपुर का जाट समाज निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।
अवैध खनन के खिलाफ भजनलाल सरकार मुस्तैद है। दरअसल अलवर जिले में वन मंत्री संजय शर्मा ने अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रुकवाया और उनसे पूछताछ की तो मंत्री खुद भौचक्के रह गए, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी ही अवैध खनन कर पत्थर अवैध तरीके से वन विभाग के कार्यालय मंगवा रहे थे। खुलासा होने पर मंत्री संजय शर्मा ने फॉरेस्ट अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई और मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए। बता दें कि जब वन मंत्री ने ट्रैक्टर चालक से पत्थरों के बारे में पूछा तब उसने कहा कि वन विभाग के ऑफिस में पत्थर ले जा रहा हूं। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर कार्रवाई की। तो अवैध खनन पर वन मंत्री का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तस्वीर आपके सामने, ये 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जिनको जब्त किया गया है और अवैध पत्थर भर के इन ट्रॉलियों को ले जाया जा रहा था और फॉरेस्ट ऑफिसर्स की मिली भगत इसमें देखने को मिली है, जिसमें अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए वन मंत्री नजर आए हैं।